हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब फाइन होंगे। जो भी पर्सन यहाँ पे आ चुके हैं काइंडली अपने-अपने ग्रुप में या जिन-जिन पर्सन ने आपको इनवाइट किया है, एक दफ़ा उनको जाके इन्फॉर्म कर रहे हैं दैट आई एम इन वेबिनार। और जैसे ही आप वहाँ अटेंडेंस लगाते हैं, यहाँ पे आके आपने ए टाइप कर देना चैट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप कितने एक्टिव हैं और आपके अपलाइनर्स को भी पता चल जाए कि वो कितने एक्टिव है, ठीक है? अच्छा, आज का किसी को टॉपिक पता है? अगर किसी को टॉपिक पता है तो वो भी टाइप कर दे चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि कितने अटेंटिव होकर आए हैं और कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। क्योंकि आज का सेशन बहुत अमेजिंग है और समझें कि आप जो बिज़नेस करने आए हैं यहाँ पे ऑनलाइन, उसकी सारी बेस ये बनती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो काम आपने यहाँ करना है, उसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हमारी जो कंपनी है उसका मेन क्या ड्रीम है, क्या उसका असल मोटिव है कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्यों बताना चाहते हैं, इसके बारे में रिकमेंडेशन क्यों करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। माशाल्लाह पर्सन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। ओके, 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 सही बात है। अच्छा, मैंने अक्सर पर्सन अगर मैं अपनी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे काम करते हुए 4 मंथ्स हो गए हैं और मैंने जितने भी पर्सन से अब तक पूछा है तो समझिए कि 100 में से 90% लोगों ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन ना बहुत गलत बताई है। अगर मैं आम से अल्फाज में कहूँ तो यहाँ पे 90% लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग का असल मकसद क्या है। तो जो मुझे ज़्यादातर आंसर मिलते हैं वो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जी ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये चेनिंग सिस्टम है, ये फ़ारिग लोग करते हैं, ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है, बस वो ही कर पाते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर पाते। ठीक है? यानी कि ऐसे मुझे आंसर मिलते हैं सुनने को। तो आपको क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? तो आप अपने अल्फाज में मुझे थोड़ा बहुत बताएँगे? अगर 2 अल्फाज का भी चुनाव करते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा किसी को भी नहीं पता? ओके, वेरी गुड। माशाल्लाह ये मुझे लगता है गोहर यहाँ पे हैं, बस यही ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि देखिए आपका आने वाला फ्यूचर ही नेटवर्क मार्केटिंग का है। जितने भी डेवलप कंट्रीज है जैसे कि जापान, चाइना, यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर, जितने भी यानी कि समझे डेवलप कंट्रीज है, उन सब का जो असल मोटिव है वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि ट्रेडिशनल सेलिंग करें। ठीक है, तो आप में से कितने परसेंट हैं जो इस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इज बेस्ट देन ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल सेलिंग? क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसका असल मतलब ही सेलिंग का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ जितने भी पर्सन बैठे हैं जो भी काम कर रहे हैं, मुझे कोई इससे हेडिक नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी हाँ इसको लिखने बैठ जाओ, नहीं। जस्ट आप इसको सुनोगे ना तो मैं कहती हूँ आपका सुनना ही अमेजिंग है। आपको आज जितनी भी चीजें बताई जाएं वो आज आपको ऐसे रट के जाएं कि आपको दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। आपके माइंड में ऐसी ये चीज बैठ जाए कि दोबारा कोई अगर आपसे नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब पूछे या पूछे कि है क्या, इसका इनिशिएटिव क्या है, जब हमें ये ही नहीं पता तो हम कैसे किसी को गाइड कर सकते हैं? वो तो फिर बिल्कुल ही सर पे जो है ना दीवार पे मारने वाली बात हो जाती है। तो हमें इसका मतलब नहीं पता। तो आज सुन ले, मैं आपको कहती हूँ अगर कि नेटवर्क मार्केटिंग का असल मतलब ही सेलिंग का होता है, तो क्या ये गलत है? कितने लोग हैं जो कहते हैं रोंग है? कितने लोग हैं? जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं अगर रॉन्ग मुझे कहते हैं तो मैं कहूंगी ठीक है, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर लूंगी। रॉन्ग है ये, इसका मतलब सेलिंग नहीं है। जी, अब गोहर भी चुप कर गए, मुंतहा भी, राशिद मिनहास भी। ओके, मतलब कि किसी को कोई इसके बारे में अभी नहीं है नोहा। ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग का जो असल मतलब है वो बिजनेस
मतलब बिजनेस तो करना है ही, वो कोई मसला नहीं है, वो हर एक बंदा चाहता है कि वो करे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो असल मतलब है वो सेलिंग का ही होता है। अब यहाँ पे हमारी जो सेलिंग है वो दो किस्म की होती है, ठीक है। एक सेलिंग वो होती है जो आपसे जबरदस्ती करवाई जाती है, जैसे कि आप अपनी आम ट्रेडिशनल भी देखेंगे शॉप्स वगैरह, आम जो लोकल शॉप्स होती हैं, आप उसके पास भी जाते हैं तो आप देखिएगा कि वहां पे जितने भी पर्सन आपको अपनी चीज दिखा रहे होते हैं ना, तो एक किस्म का वो आपको जबरदस्ती सेल करवा रहे होते हैं, और आपको पता है कि वो कैसे सेल करवा रहे होते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये ले लें, आपको सस्ता मिलेगा, इस तरह करके, ठीक है। एक और सेलिंग होती है जिसे हम रिकमेंडेशन का नाम दे सकते हैं, जिसे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जबरदस्ती करवाई जाती है। दैट इज द मेन थिंग कि हमने यहाँ पे रिकमेंडेशन करनी है, सेलिंग करनी है, लेकिन दो तरह की सेलिंग जो होती है उसमें हमने रिकमेंडेशन का काम करना है कि हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, हम उसको जबरदस्ती सेल नहीं करवा सकते। जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कितने जितने भी आपके अपलाइन हैं, अगर किसी ने आपको जबरदस्ती कहा हो कि हाँ नहीं नहीं मुंतहा आप आए, आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करें, जरूर करें, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया होगा। आप सब जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं, सब अपने टेस्ट से आए हैं, अपने इंटरेस्ट से आए हैं, क्योंकि आपको नीड थी, जस्ट अपनी नीड को देखते हुए आए हैं, ठीक है। तो हमने भी जस्ट यहाँ पे इतना ही करना है, हम जस्ट किसी को गाइडलाइंस दे सकते हैं इसके बारे में, जस्ट किसी को बेनिफिट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसको कन्विंस नहीं कर सकते। दैट इज द मेन थिंग। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही ये है कि माउथ टू माउथ आप आगे किसी को रिकमेंड कर सकते हो यहाँ पे चीज को, आप यहाँ पे सेलिंग तो कर रहे हो, लेकिन जस्ट आप रिकमेंड कर रहे हो, किसी को जबरदस्ती नहीं दिलवा रहे कोई चीज। तो हमने भी यहाँ पे यही करना है, ठीक है। और मेरा जो असल व्यू है, मैंने अक्सर ये देखा है कि बाहर मार्केट में जब कोई चीज आपको जबरदस्ती दिलवाई जाती है तो आप उसको लेना वाकई नहीं पसंद करते, लेकिन जब आप उसको जस्ट गाइडलाइंस दे सकते हो, उसको जब आप फोर्स ही ना करते, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। वो ये देखता है कि ये मुझे कन्विंस नहीं कर रहा, ऐसी क्या चीज है जो इतनी प्राउडली ये मुझे दिखा रहा है, और मुझे ये भी नहीं कह रहा कि लो लो, जस्ट ये कह रहा है कि हाँ इसके अंदर ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, मुझे तो बहुत पसंद है, अगर आप लेना चाहो तो आप जरूर लो, ठीक है। तो तब वो अगला बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही करना है। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि मुझे भी नजर आए कि आप कितने एक्टिव हैं, क्योंकि मैम जन्नत के हवाले से मैंने ये चीज सुनी है कि माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन हो और अभी तक कनेक्टेड हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है आप सब सीरियस हो, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आप सबने जैसी आपके पास शेयर हो जाए, ठीक है, एक बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ओके, जब भी एक इंडस्ट्री मार्केट में आती है, ठीक है, जब भी एक इंडस्ट्री मार्केट में आती है तो उसको 4 फेसेस से गुजरना पड़ता है। और ये समझे कि नेटवर्क मार्केटिंग का इनिशिएटिव कैसे लिया गया, ठीक है, और अब तक क्यों इसकी कहा जाता है कि इन फ्यूचर यही हमारा असल बिजनेस होने वाला है, असल हमारा काम यही है, ठीक है। और लोग इसके साथ ज्यादा कनेक्टेड होंगे तभी खुद को सेफ रखेंगे, तभी फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। तो जब भी कोई इंडस्ट्री मार्केट में आती है तो ये इन 4 फेसिस से गुजर के फिर जो है एक उसका असल लेवल बनता है। जैसे कि अगर हम फॉरएवर की बात करें तो उसका कैसे लेवल बना, तो मैं आपको आज ये बताती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 फेसेस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास फेज आता है नेगेटिव फेज, ठीक है। नेगेटिव फेज आता है। नेगेटिव फेज वो होता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, तो वो मार्केट में अपने आप को लॉन्च करवाती है, तो पर्सन जो है उसको सुनते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। वो ये समझते हैं कि शायद इनका अपना बेनिफिट है, ये कोई स्कैम है, ये कोई फ्रॉड है, ये जबरदस्ती जो है हमें दिखाना चाह रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आता, और वो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बिल्कुल इनकार करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे दो चीजों की, बैंकिंग सेक्टर और एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये दो ऐसे सेक्टर हैं, जब ये स्टार्टिंग में आए थे, जब इन्होंने खुद को मुतारिफ कराया पर्सन्स के सामने और कहा कि लोग आए हमारे पास। जैसे कि अब बैंक की अगर हम बात करें, तो जब बैंक स्टार्टिंग में आया, उन्होंने लोगों को कहा कि आप हमारे पास अपना पैसा रखवाएं तो हम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट में आपको वापिस कर दिया जाएगा। तो लोगों ने इसकी बात से बिल्कुल इनकार कर दिया, ठीक है। लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और कुछ ही ऐसे पर्सन थे, 100 में से सिर्फ 5% ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर ट्रस्ट बनाना शुरू किया
थोड़ा बहुत। और इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी वालों ने जब इस तरह अपने आप को मुतारिफ कराया और लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने कहा कि हमें ही नहीं जब पता कि हमारी खुदा न खास्ता जिंदगी कितनी रहेगी, तो हम कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट कर ले। ठीक है, तो ये नेगेटिव फेज था। उस टाइम लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे और बिल्कुल स्टार्टिंग में इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, क्योंकि लोग इसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, दैट इज द नेगेटिव फेज। ओके, अब हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है पॉजिटिव फेज। ठीक है, ये फेज तब आता है जब पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं, थोड़े बहुत ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव फेज में अगर 5% लोगों ने उसको ज्वाइन किया, उन्होंने रिजल्ट देखे, उन्होंने देखा कि जैसे हाँ मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने ऐसे बैंक में पैसे रखवाए और उनको जो है डबल यानी कि इंटरेस्ट पे उसके पैसा वापस मिला। और अगर इंश्योरेंस की बात की जाए तो लोगों ने अपने कोई रिलेटिव्स, कोई उनके सामने कोई रिजल्ट आया ऐसा कि खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो गई और उसके बाद उसकी फैमिली को बहुत सारा पैसा मिला, तो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट बनाना शुरू कर दिया और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप देखो कि अगर ऐसा ना होता, अगर स्टार्टिंग में ही बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर अगर इस चीज के ऊपर ध्यान देने लग जाते कि लोगों ने तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो हम आगे काम कैसे करेंगे। अगर स्टार्टिंग में वो हिम्मत हार देते, तो मेरा नहीं ख्याल आज यहाँ पे ये जितने भी बैंक काम कर रहे हैं कभी भी आज काम कर पाते। ठीक है, तो सारी बात होती है आपके रिस्किंग पावर की। टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है ग्रोथ लेने में, डिवेलप होने में। तो उस टाइम पे हमारी एक ही चीज काम आती है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, हमने लोगों को ये चीज दिखानी है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितनी पावर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट तब आता है कि जब लोग जरा जरा ज्वाइनिंग करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि लोग आपस में कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। दैट इज द ग्रोथ रेट। ठीक है, आप देखो कि अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो आप में से बहुत सारे पर्सन है जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आप ये जो चीजें यूज कर रहे हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे उनके माइंड में कभी भी ये चीज आई होगी। इवन कि हमने कभी सर्चिंग करने की भी कोशिश नहीं की, और उसके बावजूद जो फेसबुक के जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, वो दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं। क्यों आते हैं, उनको कहाँ से अर्निंग आ रही है, हमने तो ये चीज कभी सोची नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जब स्टार्टर लिया, उन्होंने भी जब अपने फेसबुक का स्टार्ट लिया, तो वो भी तब नेगेटिव फेस में थे। बहुत सारे लोगों ने इसको रिजेक्ट किया, लोग इसको यूज नहीं करते थे, बहुत कम इसके यूजर थे। लेकिन उन्होंने क्या की, इंप्रूवमेंट की, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाए और लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया, और देखो आज वो कहाँ है। ठीक है, तो बात सारी ये है कि जब भी कोई इंडस्ट्री स्टार्टिंग में आती है तो इनको इन फेसिस से गुजरना पड़ता है, और हमें भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस इन फेसिस से हम नहीं गुजरते तो दैट्स मीन वो कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपने जहन में रखनी है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है नॉर्मल फेज। ठीक है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज है, यानी कि आप समझें कि इसकी वैल्यू का अंदाजा तब होता है जब कोई पर्सन ग्रोथ रेट में इसको ज्वाइन करता है और उसके मुकाबले में बहुत सारे पर्सन उसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होते हैं और एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो तब आपको इस चीज का अंदाजा होता है कि काश मैं इसको पहले ज्वाइन कर देता तो शायद मुझे इन कंपटीशन का ना फेस करना पड़ता। और मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि नॉर्मल फेस पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, और वो लोग होते हैं जब वो किसी इंडस्ट्री को नेगेटिव फेस में ज्वाइन करते हैं, और जब उसी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट के बाद नॉर्मल रेट आता है तो उनको इस कंपटीशन का अंदाजा या कंपटीशन ही नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं कि लोग उनके मुकाबिल कभी आ ही नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ ये एक ऐसा फेस होता है जहां पे लोग आपस एक दूसरे को देखते हुए मेहनत करते हैं, एक दूसरे को देखते हुए एक लेवल अचीव करने की पूरी पूरी अपनी कोशिशें जारी करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आज आप देखो कि कितने सारे बैंक हैं कि आप बैंक आपके सामने है, HBL है,
नेशनल बैंक है, मिजान बैंक है, अलाइड बैंक है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कि आपस में कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने है, कौन सा बैंक सबसे आगे जा रहा है, कौन सा नहीं, वो सारा आपके सामने है। लेकिन कोशिशें सबकी जा रही हैं और आप देखो कि उन्होंने भी अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। अगर हम नेशनल बैंक की बात करें तो आज कितनी जगह इसके ऑफिस ओपन है, कितनी जगह इनके बैंक ओपन है और वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि इंसान अगर स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहता है, स्टार्टिंग से अगर वो मेहनत करता है, अगर वो अपना माइंड जो है वो हमेशा रिच रखता है, कुछ बड़ा करने का सोचता है, तो वो उसको अचीव भी करता है, ठीक है। तो आपने ये चीज नहीं सोचनी। अब जितने भी ये मैंने आपको 4 फेसेस बताए हैं, इसका हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग से क्या ताल्लुक है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो आपने ये चीज नहीं भूलनी कि इसके 4 फेसेस क्या हैं, ठीक है। आप सबने अपने अपलाइन को ये लिखकर भेजना है कि जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसको 4 फेसेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट वन इज मैंने आपको बताया नेगेटिव फेस, सेकंड वन मैंने आपको बताया पॉजिटिव फेस, थर्ड वन मैंने आपको बताया ग्रोथ रेट, और फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया नॉर्मल फेस, ठीक है। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और जब भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना कोई चाहे, आपके कोई रिलेटिव या आपका कोई जानने वाला, तो आप उसको ये चीज बता सको और उसके माइंड में, और फिर चेनिंग सिस्टम और बंदे जोड़ने वाली चीज ना आए उसके माइंड में, उसको एक एज अ एंटरप्रेन्योर उसका माइंड चलना शुरू हो जाए, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ आते हैं और इन 4 फेसेस का इसके साथ क्या ताल्लुक है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इसका क्या ताल्लुक है, हमें अब पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का इनिशिएटिव कहाँ से लिया गया, ठीक है। 1934 में एक पर्सन आए जिसने चाइना से अमेरिका की तरफ मूव किया, ठीक है। अमेरिका की तरफ मूव किया, जिसका नाम था कॉल रेनबर्ग। क्या नाम था? कॉल रेनबर्ग, ठीक है। ओके, वो एक ऐसा पर्सन था जो चाइना से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुआ था और उसने एक चीज नोट की कि जो अमेरिकन है वो अपनी हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस नहीं होते, ठीक है। वो अपनी हेल्थ के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो चाइनीज होते हैं वो अपनी हेल्थ के बारे में स्टार्टिंग से बहुत कॉन्शियस होते हैं, और जितने भी पर्सन वहां पे होते हैं वो ज्यादातर पिल्स भी लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब उस पर्सन ने क्या नोट किया, उसने देखा कि यहाँ पे जो पर्सन है उनको अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो जस्ट काम पे ज्यादा फोकस रखते हैं और वो अपनी सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो उस पर्सन ने क्या किया, यानी कि कॉल रेनबर्ग ने अपनी एक जिसका नाम हम कहते हैं मल्टी वाइटामिन की एक कंपनी बनाई। कहाँ पे बनाई उसने? उसने न्यूयॉर्क में मल्टी वाइटामिन के नाम से एक कंपनी बनाई। कब बनाई? 1934 में। किसने बनाई? कॉल रेनबर्ग ने, ठीक है। कॉल रेनबर्ग ने न्यूयॉर्क में 1934 में उसने यहाँ पे अपनी एक कंपनी बनाई, ठीक है। ओके, अब उस पर्सन ने जब अपनी कंपनी बना ली तो बहुत सारे पर्सन ऐसे थे उस टाइम पे कि उन्होंने रिजेक्ट भी किया, लेकिन कुछ वहां पे ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उसकी प्रोडक्ट का यूज जब करना शुरू किया तो उनको उसकी प्रोडक्ट बहुत पसंद आई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग नहीं आते थे इसकी तरफ, जिनको अपनी सेहत में थोड़ा बहुत फर्क नजर आया, उन्होंने अपने जानने वालों को रिकमेंड करना शुरू कर दी कि हाँ फलानी कंपनी की फलानी प्रोडक्ट है, उसको यूज करने से मुझ में ये चेंज आया, ठीक है, मेरी सेहत में चेंज आया, पहले मुझे इस चीज का डर था या ये मुझे मसला था, अब वो ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने आगे आगे लोगों को बताना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, उस कंपनी की सेलिंग बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी? सेलिंग बढ़ने लगी। ओके, अब क्या हुआ कि 1939 में क्या किया, कोल रेनबर्ग ने एक चीज नोट की कि यहाँ पे जितने भी मेरे पर्सन है, जितने भी वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ से चीजें खरीद रहे हैं, उनसे ज्यादा जो है, जो वो आगे पर्सन को बता रहे हैं उनसे ज्यादा मेरी सेलिंग हो रही है, ठीक है। जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसने एक आइडिया सोचा, उसने क्या किया कि उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया अपने पास और उसने उनसे एक बात की। उसने कहा कि अगर तुम में से अगर किसी एक पर्सन के थ्रू भी मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग होती है तो तुम लोगों को तुम्हारी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि आप लोगों की सैलरी आप लोगों को तो मिलेगी ही। लेकिन अगर आपके थ्रू मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग होती है तो मैं आपको
10% का ऊपर प्रॉफिट भी दूंगा। ठीक है, किसने कहा? कॉल रेनबर्ग ने अपनी टीम को बुला के कहा। ठीक है, ओके। उस टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे दो ऐसे पर्सन थे जो उस कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है, दो ऐसे पर्सन थे जिनको उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा, जो कि ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे थे। जिनमें से उनका नाम था, एक का नाम था रिचर्ड डिवास, एक का नाम था रिचर्ड डिवास, और दूसरे का नाम था जे वेन एंडल। क्या नाम था? जे वेन एंडल। ये आप लिख भी सकते हो, जे वेन एंडल और रिचर्ड डिवास। ठीक है, ये दो ऐसे पर्सन थे जिनको उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी एफर्ट स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी कि हाँ, हम किसी तरह इसकी सेलिंग कराना शुरू कर दें और हमें हमारी सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उस कंपनी के अंदर जैसे ये चीज मुतारिफ कराएगी, उन्होंने क्या किया, उसकी सेलिंग बढ़ती गई उस कंपनी की आहिस्ता आहिस्ता। तो जब कोल रेनबर्ग ने ये चीज देखी कि मेरी कंपनी में जो है प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, जब लोगों को मेरी प्रोडक्ट के बारे में भी पता चल गया, मेरी कंपनी के बारे में भी पता चल गया, मेरी कंपनी तो अब ब्रांड बन ही गई है, तो अब मुझे क्या जरूरत है मेरे ही वर्कर को जो है बोनस देने की। ठीक है, अब तो ऑलरेडी मैं एक ब्रांड हूं, तो लोग तो खुद भी मांगने आएंगे, किसी को किसी के बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसने क्या किया, उसने अपना ये जो स्कीम है इसको खत्म कर दिया। ठीक है, पूरे 10 साल बाद उसी पर्सन ने क्या किया, उसी स्कीम को खत्म कर दिया आफ्टर 10 इयर्स। जब वो कंपनी एक ब्रांड बन गई तो उसने क्या किया, इसको खत्म कर दिया। यानी कि अगर हम कहें कि ये 1949 की बात है, उसने इस स्कीम को खत्म कर दिया। ठीक है, वही जो दो पर्सन थे उनको उसका ये वाला आइडिया अच्छा ना लगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसको इससे काफी फायदा पहुंच रहा था। उन्होंने क्या किया, उस कंपनी को लेफ्ट कर दिया, लीव कर दिया। उन्होंने क्या किया कि अपनी ही एक कंपनी बनाई। उसके 10 साल बाद, पूरे 10 साल बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने एमवे रखा। क्या रखा? एमवे रखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी उसी कंपनी के अंदर यही स्कीम चलाई जो कि कॉल रेनबर्ग ने चलाई थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी तरह उन्होंने स्कीम को खत्म ना किया, क्योंकि उनको इसके अंदर अपना फ्यूचर नजर आ गया था। उनको समझ आ गई थी कि बजाय इसके कि हम अपने यहाँ वर्कर रख के लोगों को जबरदस्ती सेलिंग कराएं, क्यों ना हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट करें। यानी कि हम अपनी टीम के थ्रू ही प्रोडक्ट्स को बिकवाना शुरू कर दें। अगर हम उनको ही प्रॉफिट दे दें इस चीज का कि अगर उनके थ्रू कोई सेलिंग होती है तो हम उनको इस पर बोनस देंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारी सेलिंग करेंगे। यानी अगर कोई चीज हमारी पर डे 1 बिकती है तो हमारी 10 आगे बिकेंगी। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को जब मुतारिफ कराया तो क्या हुआ, उनकी वही कंपनी जो है इतनी ग्रोथ करने लगी कि 1975 की ये बात है कि वो पर्सन जो कि अपना बिजनेस चला रहे थे, जो कि अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहे थे, उन्होंने जब ये देखा कि एक ऐसी एमवे कंपनी आई है जिसके अंदर लोग जो हैं ज्वाइनिंग दे रहे हैं, लोगों को हम जो असल बिजनेस होता है, अपना बिजनेस होता है, उससे ज्यादा उनको अर्निंग आ रही है और बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है, उन्होंने अपने अपने बिजनेस को क्विट करके उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कब की बात है? 1975 की बात है कि जब एक ये पीक लेवल पे पहुंच गया था, इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो गया था, तो लोगों ने अपने अपने बिजनेस को खत्म करके इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया जल्द से जल्द। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया, ये आप कह लें कि 1992 में इसका ग्रोथ लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो जो पहले कॉल रेनबर्ग ने अपनी एक कंपनी खोली हुई थी जिसका एक बहुत अच्छा समझे कि सेलिंग पॉइंट था, एक बहुत अच्छा उसका रेवेन्यू बनता जा रहा था, उन्हीं दो पर्सन ने क्या स्कीम चलाई, उन्होंने उस कंपनी को खरीदना चाहा। ठीक है, उसी कंपनी को जहां से उन्होंने क्विट किया था, खत्म कर दी थी अपनी नौकरी, उन्होंने क्या किया, 1994 में उसको परचेज कर लिया।
पूरी कंपनी को ही परचेज कर लिया। आप देखो कि एक ऐसी चीज जो कि सुनने में देखने में तो अजीब लगती है कि कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा कि कोई ऐसा पर्सन जिसने जहाँ पे जॉब की हो और उस पूरे इंस्टीट्यूट को बाद में खरीद लिया हो, तो ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी यहाँ से कभी भी इतने ज्यादा पैसे या इतनी ज्यादा अर्निंग होगी ही नहीं कि वो कभी इस बारे में सोच भी सके। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? उन 2 पर्सन ने कैसे मेहनत की, किस तरह उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कर करा के अपनी कंपनी को इतना ऊपर लेके जा चुके, और आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर उनके पास इतनी अच्छी अर्निंग होगी कि उन्होंने उसी कंपनी को वापस खरीद लिया। तो ऐसा एक बहुत हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा हमारे सामने समझे कि मॉडल था। ठीक है। तो क्या हुआ, अब उन्हीं 2 पर्सन की जब बहुत अच्छी ये मार्केटिंग की स्कीम जब चलती रही 1994 में, जब उन्होंने पूरी उस कंपनी को भी खरीद लिया, तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो हमारा सिस्टम है, ये अमेरिका और यूरोप तक तो हमारा चला गया, लोगों लोगों को हम मुतारिफ करा रहे हैं और बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। अब उन्होंने क्या किया, मूव कर लिया यहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ। ठीक है। सेंट्रल एशिया की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, और सेंट्रल एशिया का उन्होंने सबसे यानी कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो कंट्री है इंडिया, उसको टारगेट किया। ठीक है। ये 1990s के बिल्कुल स्टार्टर की बात है। उन्होंने इसको टारगेट किया। ठीक है। उन्होंने जब यहाँ पे मूव किया, तो जो इंडियंस थे ना, जब उनको इसके बारे में पता चला इसकी क्या स्कीम है, तो लोगों ने क्या किया, सिर्फ इसको ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए उन्होंने ये देखा कि इसका टास्क क्या है। ज्वाइन करने के लिए एक ये टास्क होता था उन कंपनीज का, क्योंकि वो कंपनी काम कर रही थी प्रोडक्ट के ऊपर जो कि क्लीनिंग प्रोडक्ट थी। डिटर्जेंट हो गए, डिफरेंट किस्म के सर्फ हो गए, इस तरह की चीजें थी जो कि क्लीनिंग के ऊपर बेस्ड करती थी। ठीक है। लेकिन आप देखो कि एक ऐसा पर्सन जिसके घर में गाड़ी ही नहीं है, बाइक ही नहीं है, तो या जिसके घर में कोई क्लीनिंग का कोई ज्यादा प्रोसेस ही नहीं चलता, तो वो क्या करेगा इन प्रोडक्ट्स को खरीद के। ठीक है। तो वो उस टाइम पे ये भी सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ उसको ज्वाइन करने के लिए, उनकी कंपनियों को ज्वाइन करने के लिए और अपनी एक अच्छा इनकम जनरेट करने के लिए, उन्होंने उसकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल इस तरह से लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आप अपनी भैंसों को नहलाओ। ठीक है। आप अपनी भैंसों को नहलाओ, आप यहाँ पे जो है अपनी और भी बहुत सारी यानी उन्होंने उनको तरीके मुतारिफ कराना शुरू कर दिए आगे आगे पर्सन्स को। तो इस तरह क्या हुआ, उनकी सेलिंग बढ़ने से क्या हुआ, उनकी इनकम भी इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है। और लोगों को एक नेगेटिव जो फेस था लोगों के सामने, वो भी खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे सामने कोई कंपनी या कोई भी, अब आज की बात है कि अगर हम आज भी उठा लें तो कोई भी कंपनी हमारे सामने आती है तो हम उसको स्कैम समझते हैं। नो डाउट। क्यों? क्योंकि लोगों को उसके बारे में ज्यादा नो हाउ दी ही नहीं गई, तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है। और यहाँ पे जब इंडिया की बात करें, तो जब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग मुतारिफ कराई गई, उस टाइम पे सारा सिस्टम फिजिकल था। आज हम अपने घर बैठे हुए ऑनलाइन आपको ये चीजें बता रहे हैं, उस टाइम पे सारा फिजिकल सिस्टम था। ठीक है। ट्रेडिशनल सिस्टम था, लोग लोगों से मिलके इस चीज के बारे में बताते थे लोग कि भाई आप आए यहाँ पे काम करें, हम अगर आपको आपकी सैलरी तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको बोनसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है। तो इंडियंस जो थे वो माइंड के बहुत शार्प थे, उन्होंने जस्ट लोगों को प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताना शुरू कर दिए कि हाँ आप इस प्रोडक्ट को इस तरह यूज कर सकते हो, उस तरह यूज कर सकते हो, लेकिन उन्होंने अपना माइंड कभी नेगेटिव नहीं जाने दिया। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये अगर हम बात करें, ये 1997 की बात है कि जब इंडिया में जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग मुतारिफ कराई गई, तो कई ऐसे वहां पे ऐसे लोग भी थे जो कि समझे एक नेगेटिव माइंड के लोग भी थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर बगैर प्रोडक्ट को यूज किए या उसका यूज देखे लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी स्कैम जो है कंपनीज भी वहां पे मुतारिफ हुई, जिन्होंने क्या किया, लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू हो गए। ठीक है। यानी कि भाई आप हमारे पास ₹1,00,000 जमा कराओ, हम आपको 5 लाख वापस देंगे, आप हमारे पास 5 लाख जमा कराओ, हम आपको लाख यानी कि 10 लाख जमा कराएंगे। यानी इस तरह की जो स्कैमिंग वाले इश्यूज होते हैं ना, वो वहां पे क्रिएट होना शुरू हो गए। ठीक है। जिससे फैली वहां पे नेगेटिविटी। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो वो कभी भी नेगेटिव फेस था ही नहीं। नेगेटिव फेस तब बना जब वहां पे स्कैमिंग स्टार्ट हुई, जब लोगों ने लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिए। लोगों ने जस्ट उनको एक लालच भरी चीज के अंदर लाकर उनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है। तो जब लोगों ने बहुत सारी वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, बहुत ज्यादा वहां पे जो है अपना पैसा लगाना शुरू किया, और बाद में जब उनके साथ फ्रॉड हो गए, तो उन्होंने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही अपना ये अंदाजा
लिहाजा अपना ये एक माइंड बना लिया कि नहीं ये तो है, होता ही फ्रॉड है। ठीक है? तो हमने इस चीज़ से खुद को बाहर निकालना है और आप देखो कि इंडिया में ये हमसे तकरीबन 20 साल पहले ये चीज़ आ गई थी। दैट्स व्हाई हम लोग काफ़ी पीछे हैं इसके बारे में, ठीक है? अब ये पाकिस्तान में कब आई? ये 2018 में पाकिस्तान में आई। ठीक है? ड्यूरिंग कोरोना जो है ये पाकिस्तान में आई और आज देखो कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ज़्यादातर अभी भी जो नेटवर्क मार्केटिंग है पाकिस्तान में वो अभी नेगेटिव फेज में है, तो ये कहना बुरा नहीं होगा क्योंकि वाकई में ही लोगों को यहाँ पे इसके बारे में नो हाउ नहीं है। लोगों को नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल सेलिंग में क्या फ़र्क होता है और लोग जो है क्यों इसको ज़रा-दर जॉइन करना चाह रहे हैं, जो करते हैं और उसको कैसे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? तो आज जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको एक टिप दूँगी कि जब भी किसी कंपनी को आपने जॉइन करना हो, तो उसकी 3 चीज़ों के ऊपर ज़रूर फ़ोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देख लो कि वो किसी प्रोडक्ट पे काम कर भी रही है कि नहीं कर रही, कि जस्ट हवा में बातें कर रही है, ठीक है? और सेकंडली ये देखो कि वो जो कंपनी है, उसकी हिस्ट्री क्या है एक्चुअली में, वो कितने अरसे से काम कर रही है, उसका क्या रिज़ल्ट है, उसका क्या रेवेन्यू है। आप सबके पास गूगल है, आप सबके पास फ़ोन है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे की अर्निंग हो रही है, ठीक है? तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा? बाकी वो कुछ अर्न कर रहे हैं कि बस वो भी हवा में बातें कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आप सबने ये चीज़ देखनी है और उसके बाद ही जॉइनिंग देनी है कंपनीज़ को, ठीक है? तो मैंने आपको नेगेटिविटी का चीज़ भी बता दी कि कैसे स्टार्ट हुई, स्कै थी, लोगों के पास कुछ नहीं होता था, वो जस्ट लोगों को इस तरह का लालच देते थे कि आप इतने पैसे जमा कराओ, डबल होके ऐसे आ जाएँगे। तो उससे पहले पूछो कि भई प्रोडक्ट क्या है तुम लोग की, किस चीज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है? तो उसके बाद ही आप उसको जॉइन करोगे ना। तो दैट्स व्हाई हमारे यहाँ काफ़ी नेगेटिविटी फैल चुकी है। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल टाइम्स कंपनी है, जो कि पीछे मतलब काफ़ी अर्सा पहले आई थी और लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट्स भी की थी, लेकिन बाद में जो है वो फ्रॉड करके चली गई थी, ठीक है? तो वो भी मैं अगर कहूँ कि वो कंपनी फ्रॉड नहीं थी, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने फ्रॉड करना शुरू कर दिया था, तो ये गलत नहीं होगा और वाक़ई में ही ऐसा ही था। ठीक है, ऐसा ही थी था कि उसकी जो नेटवर्क था, उसके जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे थे, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो कंपनी पूरी बंद हो गई थी, ठीक है? तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और 2000 में जब ये इंडिया में आ गई और लोगों ने इसको जॉइन करना शुरू कर दिया, तो आपके सामने काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल होंगी एफएलपी की, कि एफएलपी में भी काफ़ी सारे इंडियन ज़्यादातर मौजूद हैं। क्यों मौजूद है? पाकिस्तानी से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को पहले मुतारिफ करा दिया गया था, ठीक है? ये एमवे और जो हमारी मल्टीविटामिन्स कंपनी है, इन दोनों को देख के ही सर हमारे रेक्स मोगन है, उनके माइंड में ये चीज़ आई थी कि क्यों ना मैं भी एक ऐसी कंपनी बनाऊँ, जहाँ पे मैं बजाए इसके कि अपनी प्रोडक्ट की ट्रेडिशनल सेलिंग करवाऊँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग करवाऊँगा, ठीक है? और वो कैसे करवाई जाएगी, हर चीज़ के बारे में उसने जब प्लान देना शुरू किया, तो आप देखो कि जब सबसे पहले उसके माइंड में आइडिया आया, तो उस टाइम 35 लोगों को उसने ये आइडिया सुनाया था। जिसके अंदर से 25 लोगों ने ऑन द टाइम उसको मना कर दिया था और 5% ऐसे थे जो आहिस्ता-आहिस्ता क्विट कर गए थे उसके साथ। लेकिन रेक्स मोगन ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। जो बाकी 5 लोग रिमेनिंग थे, उनको भी प्लान दिखाया, उनको अपने साथ चलाया और देखें कि आज ये कंपनी कहाँ है। ठीक है? अगर उस टाइम पे ये भी नेगेटिव हो जाते, ये भी ये सोचते कि नहीं लोग तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते, लोग इसको गलत समझते हैं, तो वाक़ई में आज वो जहाँ हैं, वो वाक़ई ना होते। ठीक है? तो सारी बात होती है आपके माइंड की पॉजिटिविटी की, आपके खुद की कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको काम करना भी है तो आप ये देखो कि आप जॉइन क्या करने जा रहे हो। आप ये देखो कि अगर आपने जॉइन कर लिया है तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा। ठीक है? तो माइंड को कभी नेगेटिव ना करें बल्कि उस नेगेटिविटी को खत्म करना शुरू कर दें। सही है? तो आप देखो कि अगर हम इस कंपनी की बात करें कि ना सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा क्रिएट हो रहा है बल्कि साथ ही साथ ये बहुत सारी कंट्रीज़ में काम भी कर रहा है। इस टाइम इसके तकरीबन 1000 तक इसके ऑफिसेज़ हैं, ठीक है? और जितने भी ऑफिसेज़ हैं सारे इसके खुद के हैं, पता नहीं कितने एकड़ पे ये काम कर रहा है, ठीक है? इसकी एलोवेरा लगी हुई है, इसकी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ठीक है? तो अगर हम ये सोचना चाहें कि नहीं कभी ना कभी कंपनी बंद ही ना हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खुदा ना ख्वास्ता अब अल्लाह ताला के ऊपर है लेकिन ये नहीं हमें पता, पर
मैं ये कह सकती हूँ कि इसके जितने भी लैंड है ये सब सारे के सारे इसके खुद के हैं, ठीक है? जितने भी इसके बहरी शिप्स हैं, जितने भी इसके अगर हम कह रहे हैं एरोप्लेन्स हैं, सारी चीज़ें इसकी खुद की हैं। तो कभी भी ये जो है वो नहीं हो सकता, ये रेंटेड इसकी कोई चीज़ नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये कंपनी बहुत मुश्किल है कि कभी बंद हो सके, ठीक है? अल्लाह ना करे, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए बेनिफिट, और जहाँ पे हमें बेनिफिट नज़र आता है इंसान ज़्यादातर उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है। और हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है कि 43 ईयर से काम कर रही है। अगर खुदा ना ख़ास्ता इसको लॉस में जाना होता या कोई स्कैम होता तो ऑलरेडी हो चुका होता, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता ये ग्रो कर रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी इसका ऑफ़िस बहुत जल्द बनेगा, क्योंकि जब से ये न्यू ईयर हुआ है उसके बाद ये गौर-ए-फ़िक्र हुआ है कि हाँ, यहाँ पे भी इसका ऑफ़िस बनेगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बाकी कंट्रीज़ ऊपर जा रही हैं, तो हमने भी खुद को ऊपर लेकर आना है, ठीक है? हमने अपनी जो नेशनल हमारा ग्रोथ रेट है, हमने फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो उसको बढ़ाना है, ठीक है? हमने अपने माइंड से नेगेटिविटी को खत्म करना है, लोगों को आगाही देनी है कि अगर वो किसी कंपनी को चलें जॉइन करना चाह भी रहे हैं तो किस तरह से करें, ठीक है? तो ये सारा हमारा मेन मोटिव है, यही हमारा विज़न है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में आएगा, ठीक है? अगर इंडियंस आ सकते हैं, अगर वो खुदा ना ख़्वास्ता अगर हम कह लें कि बुरी हरकतों में, या अगर ये देखें कि हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे मर्डर हो रहे होते हैं, वहाँ आम जो है फायरिंग हो रही होती है, इतने बुरे हालात हैं वहाँ के, अगर उसके बावजूद जो है लोग इस तरह के कामों में आगे हैं, तो माशाल्लाह हमारा जो एनवायरनमेंट है वो तो अमन पसंद है। अगर यहाँ पे अमन होते हुए भी हम अच्छा काम नहीं कर पाते, तो आप देखोगे फिर हम कहाँ हैं? सारी बात होती है हमारी मेंटालिटी की कि हम किसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। कोई पर्सन अगर हमें गाइड कर रहा है तो वो क्या चाह रहा है हमसे और हमें क्या देना चाहिए, जस्ट हमें इसके ऊपर फोकस करना है। और लोगों की बातों में अगर आप आए तो मैं सॉरी टू से, लोग तब भी नहीं आपके काम आते जब आप बुरे हालात में होते हैं, ठीक है? उस टाइम पे वही आपका बेस्ट फ्रेंड खुदा ना खास्ता, वही आपके जो दोस्त होते हैं, वही आपके रिलेटिव आपको मना कर रहे होते हैं। तो आपको फैमिली को चलाना, आपकी घर के सर्कट चलाने के लिए सिर्फ आप खुद ही होते हैं जिसने चलाना होता है, ठीक है? तो हमने दूसरों की बातों को नहीं सुनना, सेशन हमने खुद ली है, हम ही ने इसको जॉइन करना है, ठीक है? तो हमने किसी को बातों में भी नहीं आना, और सेकंडली ये कि हमने किसी को अगर जॉइन करना भी है, तो हमने अपने तौर पे करना है, हमने पूरी सर्चिंग करनी है और उसके बाद ही जॉइन करना है। मैं आपको भी यही चीज़ कहूँगी, चाहे मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम में कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसके बारे में मुझे किसी चीज़ का डर हो। आपने खुद भी इसके बारे में सर्चिंग करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितना जानना चाहोगे उतना कम है। इसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं मार्केटिंग करने के लिए, क्या चीज़ हमें ज़रूरी होती है, ठीक है? हमें सेलिंग के बारे में पता होना चाहिए, हमें फेसेस के बारे में पता होना चाहिए। नेगेटिव होने के बजाय हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअली में हम लैग क्या कर रहे हैं, हमारे में क्या कमी है और हमने इसको पूरा कैसे करना है, ठीक है? तो होप सो आज का सेशन आप सबको पसंद आया हो, और इसके बाद आपने अपने अपलायंस को जो है ज़रूर बताना है कि हाँ, आज हमने क्या चीज़ सीखी, हमें फेसेस के बारे में पता चला, हमें नेटवर्क मार्केटिंग का क्या इनिशिएटिव था, उसका क्या मोटिव था, कोलरेनबर्ग के बाद कौन से ऐसे 2 पर्सन थे जिन्होंने इसको आगे चलाया, और रेक्स मोगन का भी यही मोटिव था, और पाकिस्तान में ये नेगेटिव फेस में क्यों है, लोगों ने इसके अंदर अभी तक पॉजिटिविटी नहीं ढूँढी, स्कैम कहाँ से स्टार्ट हुआ और स्कैम किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी कंपनी को जॉइन करना हो तो मैंने आपको बता दिए 3 चीज़ें कि किसके ऊपर आपको फ़ोकस करना है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे जाके कि जब आपको ये जॉइन करना पड़ेगा फॉरएवर, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, होप सो आप सबको आज का सेशन पसंद आया हो। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।